जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। बिहार शिक्षक भर्ती दूसरे फेज के लिए आप देखेंगे पदों का ब्यौरा आ गया है। आपके 6 to 8 में आप देखेंगे 31,000 के आसपास में पद है और वहीं 9वीं से 10वीं में आप देखेंगे कि 18,000 के आसपास में आपके पद हैं और 11वीं 12वीं में भी आपके 18,000 के आसपास में पद हैं। तो इन तीनों को मिला के आप देखेंगे 70,000 के आसपास में फिर दोबारा ये पद हो जा रहे हैं। तो बाई चांस आप पहली भर्ती में चूक गए हैं किसी कारणवश, गलती के कारणवश, अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई थी, क्योंकि आप देखेंगे कि तुरंत आपका नोटिस जारी किया गया, नोटिफिकेशन भी आया और तुरंत 2 महीने के अंदर में ही पेपर आ गया और उसके बाद पेपर का लेवल आप देखेंगे बहुत टफ आ गया था। आपका बीपीएससी लेवल का प्री का पेपर आ गया था। तो उस स्तर से आप देखेंगे कि कई सारे बच्चों का, भाई एवं मेरे बहनों का तैयारी नहीं हो पाया था, तो उस परीक्षा में चूक जा रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस बार चूकना नहीं है, उसी को देखते हुए, उसी का सीख लेते हुए इस बार लेवल उठा के आपको तैयारी करनी है, तब जाके आप परीक्षा को फाइट कर पाएंगे और तैयारी कर पाएंगे। तो उसी को देखते हुए हमने अपने चैनल पे क्लासेस चला रखी है और आपको इस बार लेवल ऊपर उठा के तैयारी करना है। तो आज के इस वीडियो को हम उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जो अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप इस लेवल के प्रश्नों को अभी तक नहीं देखे होंगे, तो आपको आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उन प्रश्नों को, लेवल को देखते हुए चलिए और आप देखेंगे इसी लेवल के प्रश्न आपके इस बार रहने वाले हैं। तो आपको लेवल ऊपर उठा के ही पढ़ना है ताकि नीचे से अगर उससे प्रश्न बन जाए तो आप आसानी से कर लें। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये महत्वपूर्ण हमारे 20 से 25 प्रश्न रहेंगे जो अगर आप देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार का पेपर इस बार आपका रहने वाला है और आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में बनेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक जो आपका वैधानिक कार्रवाइयां है उसको बंद करना है। यह कथन आपका किसका है, अर्थात ये कथन किसने दिया था, आपको यह बताना है। तो आपके ऑप्शन आप देखेंगे नॉर्थब्रुक और लिंटन, उसके बाद रिपन, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है, किसने इसको बोला था। तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थब्रुक है उन्होंने बोला था, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो नॉर्थब्रुक आप देखेंगे 1872 से लेके 1876 के बीच में आपके वायसराय ये भारत के रहे। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। ये भी आपसे पूछ सकता है कि कब से कब तक वायसराय रहे, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को ऐसे ही देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में सुएज नहर के खुल जाने से भारत और ब्रिटेन के बीच आप देखेंगे व्यापार में काफी वृद्धि हुई थी। आपसे ये पूछा है, आपसे पूछा है कि किस वायसराय के कार्यकाल में जो आपकी सुएज नहर है उसको खोल दी गई, जिससे भारत और ब्रिटेन के बीच में आपका देखेंगे व्यापार अच्छा हो गया। ये किसके कार्यकाल में हुआ है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए, ऑप्शन आप देख सकते हैं। ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो इसमें भी आपका नॉर्थब्रुक हो जाएगा। नॉर्थब्रुक के समय में आप देखेंगे ये नहर खोली गई थी। तो इसमें आपका देखेंगे कि आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। नॉर्थब्रुक आपको पहले ही बताए 1872 से लेके आप देखेंगे 1876 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है यहाँ पे थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया था। आपको यह बताना है जो आपके थॉमस रॉबर्टसन है उनकी अध्यक्षता में किस आयोग का गठन किया गया था। सिंचाई आयोग का गठन किया गया था, रेलवे आयोग, पुलिस आयोग, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि किस आयोग का इनके कार्यकाल में गठन किया गया था। तो आप देखेंगे कि जो आपका रेलवे आयोग है इन्हीं के कार्यकाल में बना था। आप देखेंगे कि 1904 में ये थे और उस समय आपका लॉर्ड कर्जन आपका गवर्नर जनरल था, उसी के समय में ये हुआ था। तो ये आप समय भी याद रखेंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे यहाँ आपसे पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था। जो आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन चला था उसके दौरान महात्मा गांधी की गिरफ्तारी हुई थी, वही समय पूछा है कि महात्मा गांधी की गिरफ्तारी कब हुई थी, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ है, पहला 5 मई 1930, दूसरा आपका 4 मार्च 1931, 25 जनवरी 1931। तो आपको ये बताना है कि कब महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी हुई थी। तो आप देखेंगे कि ये गिरफ्तारी उनका 5 मई 1930 को हुआ था। तो ये आप डेट याद रखेंगे, डेट एकदम डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन सकता है। तो ये 5 मई 1930 को हुई थी, आप ध्यान रखेंगे। आप इन प्रश्नों को अगर एक बार लिख लेते हैं कॉपी में तो आपको पता है कि अगर जिन प्रश्नों को आप एक बार अच्छे से लिख लेते हैं तो आप उन प्रश्नों को भूलते नहीं है। तो अगर हो सके तो आप इन प्रश्नों को लिखते हुए चलिए, क्योंकि ये प्रश्न
प्रश्न आपके अंतिम समय में रिवीजन के लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो आइए वीडियो को आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे प्रताप नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। आपको ये बताना है जो आपकी प्रताप नामक पत्रिका थी उसका जो प्रकाशन है किसने किया था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जो आपका प्रताप नामक पत्रिका है उसका आपका संपादन किसने किया था। तो ये आपका गणेश शंकर विद्यार्थी ने आप देखेंगे इसका प्रकाशन किया था। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन इसमें पहला ही सही होगा, आप ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे इसी लेवल के इसी स्तर के प्रश्न आएंगे। अगर आपने पहली बार परीक्षा दिया होगा पहली से पांचवी के लिए तो आपको पता होगा अच्छे से कि किस स्तर के प्रश्न आपको देखने को मिले थे। अभी इस स्तर के अभी तक आपने प्रश्न नहीं देखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है हार्डिंग द्वितीय दिल्ली पर, हार्डिंग द्वितीय जब दिल्ली में था तो उस पर कब बम फेंका गया। ये आपसे प्रश्न बन जाए कि हार्डिंग द्वितीय पर दिल्ली में कब बम फेंका गया, आपको वो समय बताना है। तो 23 दिसंबर 1912 को, 6 अगस्त 1912 को, 12 जून 1912 को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कब उस पर बम फेंका गया। तो आप देखेंगे कि 23 दिसंबर 1912 को उस पर बम फेंका गया दिल्ली के चांदनी चौक में। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है, यह किसने कहा था। जो कांग्रेस है आपकी क्षय रोग से मरने वाली है, यह कथन किसका है, यानी किसने कहा था, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन देखेंगे, अरविंद घोष दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बिपिन चंद्र पाल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कांग्रेस क्षय से मरने वाली है, यह कथन किसका है। तो आप देखेंगे कि यह कथन आपका अरविंद घोष का है। तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि कांग्रेस का सम्मेलन तीन दिन का तमाशा है, किसने कहा था। जो कांग्रेस का सम्मेलन है ये केवल 3 दिन का तमाशा है, ये कथन किसका है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अश्वनी कुमार दत्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि कांग्रेस का आपका जो सम्मेलन है 3 दिन का तमाशा है, यह किसने कहा था। तो ये आप देखेंगे अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। तो इसलिए आपका ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में आपका प्रकाशन हुआ था। जो आपका स्वदेशी आंदोलन था उसका विचार सबसे पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, आपको ये बताना है। संजीवनी में हुआ था, राखी में हुआ था, प्रभात में हुआ था, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि स्वदेशी जो आंदोलन था उसका जो सर्वप्रथम विचार था किस पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। तो आप देखेंगे कि ये आपका संजीवनी पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। तो इसमें आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे इसी स्तर के प्रश्न आपके इस बार परीक्षा में रहने वाले हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है तूफानी हिंदू किसे कहा जाता है। आपको ये बताना है कि तूफानी हिंदू आपका किसे कहा जाता है। तो आपके पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है, योगानंद, उपयुक्त में एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि तूफानी हिंदू जो है आपका किसे कहा जाता है। तो आप ये देखेंगे कि ये आपके तीनों जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से कोई नहीं है। तूफानी हिंदू आप देखेंगे आपके विवेकानंद जी को कहा जाता है। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ऑप्शन आपका ई सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी तुम ही लोगों में से एक हूं, किसने ये कथन आपका कहा था, आपको ये बताना है। मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूं और संस्कृति से भी मैं तुम ही लोगों में से एक हूं, ये किसका कथन है। तो मैडम भीकाजी कामा का है कथन। आप देखेंगे करनाल आपका अलकाल्ट का है, उसके बाद एनी बेसेंट का है। तो आपको ये बताना है कि जो ये कथन है ये आपका किसका है। तो आप देखेंगे कि ये एनी बेसेंट का कथन है। एनी बेसेंट आप देखेंगे 1893 में भारत आई थी, आप ये भी ध्यान में रखेंगे, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है सोसाइटी फॉर डी रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्टिकल
टू दी हिंदू रिलीजन आपका नामक संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी, आपको ये बताना है। जो ये है आपके किसके द्वारा स्थापित की गई थी, तो आप देखेंगे दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, मधुसूदन पंत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप ये देखेंगे कि ये सोसाइटी की स्थापना आपके दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर दोनों ने मिलकर किया था। तो इसमें आपका ऑप्शन एक से अधिक वाला यानी विकल्प डी सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो खुदीराम बोस को पकड़ने वाली पुलिस कौन थी? खुदीराम बोस जो पकड़े गए थे, सबसे कम उम्र में अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी, तो उस खुदीराम बोस को सबसे पहले किस पुलिस ने पकड़ा था, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन शिव प्रसाद मिश्र, फतेह सिंह, राम बहादुर खान, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि खुदीराम बोस को पकड़ने वाली टीम में आपके शिव प्रसाद आपके मिश्र थे, फतेह सिंह थे, तो ये दोनों थे। तो इसमें आपका ऑप्शन एक से अधिक वाला सही हो जाएगा, अर्थात आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है अलीपुर षड्यंत्र के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या किसने की थी? आपको यह बताना है जो अलीपुर आपका षड्यंत्र हुआ था उसमें सरकारी गवाह आपके नरेंद्र गोसाई को बनाया गया था, तो उनकी हत्या किसने की थी, आपको ये इसमें आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि सत्येंद्रनाथ घोष, उसके बाद कन्हई लाल डेट और हेमचंद्र दास, तो आपको ये बताना है कि उनकी हत्या आपकी किसने की थी। तो आप देखेंगे कि इसमें सत्येंद्रनाथ आपके घोष भी थे और कन्हई लाल डेट भी थे, तो इसमें आप इन्होंने दोनों ने किया था, तो इसलिए आपका ऑप्शन एक से अधिक वाला सही होगा, अर्थात आपका ऑप्शन डी सही होगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है अगले में यहाँ पर आपसे पूछा है अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा किस पत्रिका के प्रथम पृष्ठ पर आपका प्रकाशित होता था? आपको ये बताना है अंग्रेजी राज्य था उसका कच्चा चिट्ठा किस पत्रिका के प्रथम पेज पे ही प्रकाशित होता था, आपको ये बताना है। मराठा, यंग इंडिया, गद्दर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे अंग्रेजों का कच्चा चिट्ठा आपके गद्दर जो पत्रिका थी उसी पे प्रकाशित होता था पहले पेज पे, तो आपका ये सही हो जाएगा। तो आप इन प्रश्नों को देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि किस लेवल के प्रश्न आपके पूछे गए थे पिछले पेपर में पहली से पांचवी के लिए, और आप देखेंगे इसी स्तर के आपके प्रश्न बनेंगे। तो आप हमारी डेली की वीडियो देखिए, हम करंट अफेयर का वीडियो भी आपको डेली प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि करंट अफेयर आपकी परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप देखेंगे 1 से 5 के लिए जो आपकी परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें 13 से 14 प्रश्न करंट अफेयर के पूछे गए थे, तो हमने उसकी अलग से वीडियो बना के अपने चैनल पे डाली हुई है। तो करंट अफेयर आप वहां से जाके देख लीजिए, आपको उससे ये पता चलेगा कि कहां से आपके प्रश्न बन रहे हैं, तो वहां से वो वीडियो जाके देख लीजिए। उसके बाद साइंस के आप देखेंगे 30 प्रश्न आए थे पहले शिफ्ट में, तो 30 प्रश्नों को भी अलग से हमने कराया है, तो आप उन साइंस के प्रश्नों को भी जाके वहां पे देख लीजिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि कहां से आपके प्रश्न पूछ रहे हैं और आपको इस बार कितनी तैयारी करनी है और कहां तक तैयारी करनी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है किस घोषणा को सूर्य विहीन उष्मा काल कहा जाता है? आपको यह बताना है कि किस घोषणा को सूर्य विहीन उष्मा काल कहा जाता है, आपको इसमें यह बताना है। तो आप देखेंगे कि मार्ले मिंटो घोषणा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा, उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम, आप उसके बाद देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि किस घोषणा को सूर्य विहीन उष्माकाल कहा जाता है। तो आप देखेंगे कि ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा को कहा जाता है, तो आपका ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो को बिना स्किप किए है एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपके परीक्षा के लिए काफी फायदेमंद होगा। हमारी सारी वीडियो आपके परीक्षा के लिए काफी फायदेमंद होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है शाही नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? आपको ये बताना है कि जो शाही नौसेना का विद्रोह हुआ था वो आपका कब हुआ था? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे 18 फरवरी 1946, 24 फरवरी 1946, 20 फरवरी 1946। तो आपको ये बताना है कि ये कब हुआ था। तो ये देखेंगे जो शाही नौसेना का विद्रोह है ये 18 फरवरी 1946 को हुआ था, तो इसमें आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, किसने कहा था? आपको यह बताना है कि हम भारत के सामने समर्पण कर रहे हैं, ब्रिटेन के सामने नहीं, यह कथन आपका किसका है? आपको यह बताना है। तो शाही नौसेना विद्रोहियों का है, आपके वायुसेना विद्रोहियों का है, आजाद हिंद फौज के विद्रोहियों का है,
उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये कथन बताना है कि आपकी ये कथन किसका है। तो आप देखेंगे कि ये शाही जो नौसेना के विद्रोही हैं उनका ये कथन है। आप शाही नौसेना के विद्रोही आप देखेंगे ये आपका हुआ था 24 फरवरी 1946। आप ये भी ध्यान में रखेंगे, कभी कभी आप देखेंगे समय भी पूछ देता है, तो 24 फरवरी 1946 आप नोट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो सर्वप्रथम किस बंदरगाह पे उतरे थे। गांधी जी जब पहली बार अफ्रीका गए थे तो सबसे पहले किस बंदरगाह पे अफ्रीका के उतरे थे, आपको ये बताना है। नटाल बंदरगाह, दरबन बंदरगाह, विक्टोरिया बंदरगाह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो सबसे पहले किस बंदरगाह पे उतरे थे। तो आप देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका का एक बंदरगाह, फेमस बंदरगाह है नटाल। नटाल बंदरगाह पे गांधी जी उतरे थे। ये डायरेक्ट प्रश्न आपसे बन सकता है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, गांधी जी ने डरबन से विक्टोरिया जाने वाली ट्रेन किस दिन पकड़ी थी। आपको ये बताना है। गांधी जी जब आपके अफ्रीका में थे तो वहां से डरबन और से विक्टोरिया के लिए गए थे, तो वहां से ट्रेन उन्होंने कब पकड़ी थी, आपको वो समय यहाँ पे आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि 15 जून 1893, 7 जून आपके 1893, 23 जून 1893, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि गांधी जी ने वो ट्रेन कब पकड़ी थी। तो आप देखेंगे कि 7 जून 1893 को वो ट्रेन पकड़ी थी। तो ये भी डायरेक्ट आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछ सकता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है, टॉय स्टॉय फार्म का शिल्पकार आपका कौन था। आपको ये बताना है। महात्मा गांधी, आप देखेंगे कालीन बाबर, उसके बाद टॉय स्टॉय। तो आप देखेंगे कि जो आपका टॉय स्टॉय फार्म है उसका आपका शिल्पकार आपका कालीन बाबर था। तो ये आपका इसमें सही हो जाएगा। तो आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है, किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से आपको हटा दिया गया। आपको ये बताना है कि किस संशोधन द्वारा संपत्ति का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया। अगर ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट बन जाए तो आपको पता होना चाहिए कि कब ये किस संशोधन से आपको हटाया गया। तो 29वें, 25वें, 44वें, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप देखेंगे जो संपत्ति का अधिकार है मौलिक अधिकार से आपके 44वें संशोधन से हटाया गया। तो इसमें आपका 44वां सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आइए आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से आपके संबंधित है। आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 30, अनुच्छेद आपके 26, अनुच्छेद 29, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें ये बताना है कि किस अनुच्छेद के द्वारा जो अल्पसंख्यक हैं उनके हितों की रक्षा की जाती है। आपको ये बताना है। तो ये आपके अनुच्छेद 29 में है, अल्पसंख्यक से जुड़ा हुआ। तो ये इस प्रकार से आपका इसमें ये सही हो जाएगा। तो आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहे प्रचंड 2.0 के हमारे। तो ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। आप देखेंगे इसी प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में इस बार रहने वाले हैं। तो इसलिए आपको डीपली और गहन और अंदर जाके इस बार अध्ययन करना है। ऊपर से अध्ययन करने से आपका नहीं होगा, क्योंकि आप देखेंगे बीपीएससी आपके अंदर से प्रश्नों को पूछ रही है। तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप डेली हमारा वीडियो देखते रहिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला जो बटन होता है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।